अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीब शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। सन 1608 साइंस की तारीख का एक बहुत ही अहम साल था, क्योंकि इस साल एक डच ऐनक बनाने वाले शख्स हैंस लेपर्सी ने दूरबीन ईजाद की। शुरू में इस दूरबीन को सिर्फ तफरीह के लिए इस्तेमाल किया जाता था, या फिर ये समुद्री लुटेरों के हाथ चढ़ गई, जिसे वो दूर से आते बहरी जहाज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल किया करते। एस्ट्रोनॉमी के अंदर इसका कोई अमल दखल नहीं था। गैलीलियो वो पहले साइंसदान थे जिन्होंने 1809 के अंदर इस दूरबीन का रुख आसमान की तरफ किया और यूं एस्ट्रोनॉमी की साइंस के सुनहरी दौर का आगाज हुआ। इंसानों ने अपनी इन आंखों से आसमान के अंदर उन नज़ारों को देखा जिसको देखने के बारे में वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस वक्त कैथोलिक चर्च का मानना था कि ज़मीन इस यूनिवर्स का सेंटर है और सूरज, चांद, सितारे सब इसी का चक्कर लगाते हैं। मगर गैलीलियो ने इन्हें गलत साबित किया और बताया कि हमारी ये दुनिया तो दरअसल इस कायनात का एक ज़रा भी नहीं है। इस ज़मीन से आगे और बहुत सारे जहान हमारे मुंतज़िर हैं और सूरज ज़मीन का नहीं बल्कि ज़मीन सूरज का चक्कर लगा रही है और हमारी ये कायनात हर लम्हा, हर सेकंड फैल रही है। जाहिर है कि यह अकीदा कैथोलिक चर्च की तालीमात के खिलाफ था, इसीलिए इन्हें अलादीन कहकर हमेशा के लिए कैद कर दिया गया, जहाँ पर इसी कसमा पुरसी की हालत के अंदर उनकी मौत हो गई। मगर खला की तहकीक और इसके बारे में जानने की जुस्तजू यहाँ पर रुकी नहीं, क्योंकि इसके 400 साल के बाद वो वक्त आया जब ज़मीन पर बड़ी बड़ी दूरबीनों को नस्ब कर दिया गया, जिनसे आसमान में तैरते प्लैनेट्स, स्टार्स और लातादाद गैलेक्सीज का मुशाहिदा किया गया। फिर 1990 में एस्ट्रोनॉमी की दुनिया के अंदर एक नया इनकलाब इस वक्त आया जब हबल टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया, क्योंकि हबल दुनिया की ऐसी पहली दूरबीन थी जो कि ज़मीन के गिर्द घूमती है और खला के अंदर काम करती है। इस दूरबीन ने खला से यानी ज़मीन के मदार से बाहर निकलकर एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ का मुशाहिदा किया और यूं एक एक करके इस कायनात के राज हम इंसानों पर खुलना शुरू हुए, यहाँ तक कि आज जो कुछ भी हम कायनात के बारे में जानते हैं वो दरअसल सब कुछ हबल टेलीस्कोप की बदौलत ही मुमकिन हुआ है। हबल को काम करते हुए 30 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो चुका है और इसे अभी तक तारीख की कामयाब तरीन स्पेस टेलीस्कोप होने का एजाज़ हासिल है। लेकिन अब ये हबल दूरबीन बूढ़ी हो रही है और अगले चंद सालों के अंदर शायद इसे डीकमीशन करना पड़े। इसलिए अब हमें एक ऐसी नई स्पेस टेलीस्कोप की ज़रूरत है जो कि हबल से भी ज़्यादा एडवांस या नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करे, और इसी अगली टेलीस्कोप का नाम है जेम्स वेब टेलीस्कोप। ये टेलीस्कोप हबल से किस तरह से मुख्तलिफ है, ये ऐसे क्या कमाल कर सकती है जो इंसानी अकल को हैरत में डाल दें, ये कैसे इंसानों के लिए कायनात की तख्लीक के मुतल्लिक राजों को खोजेगी, और नासा के साइंटिस्ट को क्यों ये उम्मीद है कि अब वो एलियन लाइफ से मुलाकात करने के लिए इनके बहुत करीब आते जा रहे हैं। इन सब बातों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। हम जानते हैं कि हबल टेलीस्कोप का नाम मशहूर माहिर फल्कियात जेम्स हबल के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन से पहली बार मिल्की वे गैलेक्सी के अलावा किसी दूसरी गैलेक्सी का मुशाहिदा किया और ये दरियाफ्त किया कि हमारी ये कायनात मुसलसल फैल रही है, जैसा कि गैलीलियो का कहना था। इससे पहले साइंसदानों को यकीन था कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी ही टोटल कायनात है और कायनात का मरकज़ है, जबकि इसके उल्ट जेम्स वेब टेलीस्कोप का नाम एक मशहूर एस्ट्रोनॉमर जेम्स वेब के नाम पर रखा गया है, जो कि 1961 से 1968 तक नासा के एडमिनिस्ट्रेटर थे, और नासा के मुताबिक अपोलो मिशन को कामयाब बनाने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। जब हबल टेलीस्कोप पर काम शुरू हुआ तो अंदाजा था कि इस पर लगभग 30-40 करोड़ डॉलर खर्च होंगे, लेकिन जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट पर काम होता गया इसकी लागत में भी इजाफा होता रहा और हबल को लॉन्च करने पर कुल 5 अरब डॉलर खर्च हुए। जेम्स वेब टेलीस्कोप के डिज़ाइन की कहानी भी कुछ ऐसी है, क्योंकि जब इस टेलीस्कोप के डिज़ाइन का आगाज किया गया था तो अंदाजा था कि इस पर लगभग तकरीबन 1 अरब डॉलर खर्च होंगे, लेकिन अब तक इस पर 9 अरब डॉलर से भी ज़्यादा की रकम खर्च हो चुकी है। हबल टेलीस्कोप अपने टाइम के अंदर साइज और पावर के एतबार से बाकी तमाम टेलीस्कोप से बहुत बड़ी थी, लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप का साइज हबल से भी कहीं ज़्यादा बड़ा है। कंपैरिजन के लिए आप इतना समझ लें कि हबल का साइज था एक बस के साइज के बराबर, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप का साइज बोइंग 737 जहाज के साइज के आधे के बराबर है। जेम्स वेब टेलीस्कोप के मिरर का डायामीटर हबल टेलीस्कोप के शीशे के डायामीटर से 5 गुना ज्यादा है, और इसके गिर्द एक शील्ड है जो कि इसे सूरज की हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। इस सन शील्ड का साइज टेनिस के कोर्ट के बराबर है। हबल और जेम्स वेब टेलीस्कोप के अंदर सबसे बड़ा फर्क इनके सेंसर्स का है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के मुख्तलिफ हिस्सों को डिटेक्ट करते हैं। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत ही छोटा सा हिस्सा देख पाते हैं जिसे विजिबल स्पेक्ट्रम कहते हैं, लेकिन नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम के अंदर एक्स रेज, गामा रेज और अल्ट्रावायलेट रेज भी होती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी रोशनी की फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, जबकि इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी रोशनी से कम होती है। दूर दराज की गैलेक्सीज के मुशाहिदे के लिए विजिबल स्पेक्ट्रम से कहीं ज्यादा इंफॉर्मेशन इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स की फ्रीक्वेंसी के अंदर पाई जाती है। हबल टेलीस्कोप के ज्यादातर डिटेक्टर्स अल्ट्रावायलेट और विजिबल स्पेक्ट्रम को डिटेक्ट करते हैं, जबकि जेम्स वेब टेलीस्कोप के डिटेक्टर्स को इंफ्रारेड और रेडियो फ्रीक्वेंसीज को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है।
जो हबल टेलीस्कोप डिटेक्ट नहीं कर पाती। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप अपने बड़े शीशे की वजह से ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत भी रखती है, जिसका मतलब हम वक्त में बेपनाह हद तक पीछे जा सकते हैं। ये एक तरह की टाइम मशीन है जो कि ऐसी गैलेक्सीज और स्टार्स को भी दिखाएगी जो कि हमसे 13 अरब लाइट ईयर दूर या उससे पहले की भी ऐसी गैलेक्सीज को दिखाएगा जो कि उस वक्त मौजूद थी जब इस कायनात की शुरुआत हुई। इस नई टेलीस्कोप की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये खला में जाने के बाद इन सितारों को ढूंढने की कोशिश करेगी जो कि कायनात में सबसे पहले बनने के बाद रोशन हुए। ये ऐसे जमीन जैसे सियारों और सूरज को भी तलाश कर पाएगी जहां पर माजी में कभी शायद जिंदगी का वजूद रहा हो या फिर इस वक्त भी मौजूद हो, यानी एलियन लाइफ। और अगर ऐसा है तो उनसे राब्ता करना भी मुमकिन होगा। ये टेलीस्कोप हबल की तरह हमारी जमीन के गिर्द नहीं घूमेगी बल्कि 15 लाख किलोमीटर दूर सूरज के गिर्द चक्कर लगाएगी, जिसे L1 पॉइंट कहते हैं। इस जगह पर सूरज, जमीन और चांद की रोशनी नहीं पहुंच पाती क्योंकि ये जगह जमीन की इस डायरेक्शन पर है जो सूरज से मुखालिफ सिमत के अंदर होता है, यानी यहाँ पर हमेशा जमीन का साया रहता है। इसीलिए इसके डिटेक्टर्स को -220 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखना मुमकिन होगा, जो कि हबल के काबिल बर्दाश्त टेम्परेचर से 15 गुना कम है। एक बार ये टेलीस्कोप जमीन से अपने मदार के अंदर पहुंच जाए तो इसका जमीन से फासला इस कदर ज्यादा होगा कि इस पर मुरम्मत का कोई भी मिशन भेजना बिल्कुल नामुमकिन होगा और इसकी किसी भी तरह की खराबी को दूर करना मुमकिन नहीं होगा। इसीलिए इसे परफेक्ट बनाने के लिए कई बार इसकी लॉन्च की डेट को बदला गया। हबल टेलीस्कोप का मकसद कायनात के नित नए राजों को जानना था कि यहाँ पर क्या कुछ और कितनी दूरी पर मौजूद है, ये बनता कैसे है, इस कायनात के रूल्स क्या हैं। लेकिन जेम्स वेब टेलीस्कोप का मकसद खुद कायनात की बनावट को समझना है और एक बार फिर से ये मुकम्मल डिटेल के साथ हम इंसानों को कायनात का नक्शा एक बार फिर से बनाने में मुकम्मल मदद फराहम करने वाली है। और इसकी इस कदर इंफॉर्मेशन से मुमकिन है कि हम इंसानों को अपनी साइंस की किताबों को एक बार फिर से लिखना पड़े। पहली बार इसे सन 2018 के अंदर लॉन्च किया जाना था, लेकिन नासा टाइम पर इसके पार्ट्स को नहीं जोड़ पाया, लिहाजा इसकी डेट्स को बदलते बदलते 2020 का टाइम रखा गया, जिसके बाद कोरोना की वजह से ये अभी तक पेंडिंग है। यह टेलीस्कोप मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है, सिर्फ इसका लॉन्च बाकी है, जिसे फ्रांस के इलाके कुरुगवाना से एरिन 5 रॉकेट पर लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद ये हमारे लिए कायनात के दरवाजों और राजों को कैसे खोलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मुझे उम्मीद है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप के मुतालिक आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूंगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।